नमस्कार दोस्तों, मैं जेसी पांडे, एक्सपर्ट पॉलिटिकल साइंस। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं नियोजन की, प्लानिंग की। किसकी बात करेंगे हम आज? नियोजन की, नियोजन यानी प्लानिंग की। किसी भी देश के विकास के लिए नियोजन की बड़ी आवश्यकता होती है। नियोजन इसलिए आवश्यक होता है, दरअसल काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जब हम काम की बात करते हैं तो अगर हम प्लान करके किसी काम को करते हैं, यानी किसी काम की पहले प्लानिंग कर लेते हैं और फिर उस वर्क को हम परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी एक बेहतर उपलब्धि हमें प्राप्त होती है, बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है, बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। और वास्तव में नियोजन का यही उद्देश्य भी होता है। भारतीय संविधान में नियोजन के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है, लेकिन नियोजन केंद्र में और राज्यों में प्रॉपर तरीके से हो सके, इसके लिए एक वित्त आयोग की व्यवस्था जरूर की गई है। अनुच्छेद 280 में आप जानते हैं वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग का काम है, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर नए वित्त आयोग का गठन करता है और वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच में संसाधनों और वित्त का यानी फाइनेंस का उचित बंटवारा करना। ठीक है। जहां तक नियोजन प्रणाली की बात है, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ नियोजन को, प्लानिंग को किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। नियोजन को यानी प्लानिंग को कहां रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। और अगर कोई सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में होता है तो उसका मतलब यह होता है कि उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है और राज्य को भी है, यानी उस पर काम करने का अधिकार संघ को भी है और राज्यों को भी है। तो जाहिर सी बात है कि नियोजन से संबंधित संस्थाओं में केंद्रीय संस्थाएं भी हैं और साथ में राज्य संस्थाएं भी हैं। जहां तक हम अगर नियोजन की केंद्र स्तर पर बात करें तो केंद्र स्तर पर वर्तमान में आप जानते हैं एक तो नीति आयोग है, और नीति आयोग कैसे आया इसके बारे में अभी आपको बात बताऊंगा मैं। नीति आयोग है और साथ में केंद्रीय वित्त आयोग है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसी की राज्य स्तर पर हम बात करें तो राज्य स्तर पर राज्य योजना आयोग है। क्या है? राज्य योजना आयोग है। लेकिन इसी के साथ साथ राज्य वित्त आयोग भी है, राज्य वित्त आयोग भी है। और अभी हमने कहा कि नियोजन एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य के साथ साथ हम स्थानीय स्तर पर भी जो है वो नियोजन की बात करेंगे, तो स्थानीय स्तर पर भी नियोजन होता है। और आप जानते हैं स्थानीय स्तर पर नियोजन के लिए महानगर योजना समिति महानगरों में और राज्य योजना समिति राज्यों में होती है। लेकिन इन सब के साथ साथ चूंकि भारत को हमने एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर स्वीकार किया है, यानी एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि हम कल्याणकारी नियोजन भी करते हैं, यानी हम वेलफेयर प्लानिंग भी करते हैं, कल्याणकारी नियोजन भी करते हैं। ठीक है। तो कल्याणकारी नियोजन में भी जो हमसे हो सकता है वो भी हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इन सब के द्वारा जो समेकित नियोजन किया जा रहा है वह पूरी तरह से सक्षम ही होगा। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ समस्याएं रह जाती हैं। हम बात करते हैं थोड़ा सा केंद्रीय स्तर पर जो नियोजन होता है उसमें। दरअसल मैंने कहा कि संविधान में इसके बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है नियोजन के बारे में, तो जाहिर सी बात है 1952 में यानी आरंभिक अवस्था में ही 1952 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने, उसमें तत्कालीन सरकार ने एक संस्था बनाई, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग एक क्या थी? संविधानेतर संस्था थी। कैसी संस्था थी? संविधानेतर संस्था थी। देखिए, थोड़ा मैं बता दूं आपको, यहां पर 3 प्रकार से हम संविधान के बारे में यहां पर वर्णन करते हैं या बात करते हैं। कैसे करते हैं? एक होता है संविधानेतर, एक होता है संवैधानिक और एक होता है असंवैधानिक। ठीक है। अंतर तीनों में क्या होता है थोड़ा ध्यान समझिएगा। हम
संवैधानिक उसको कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल उसको कहते हैं जिसका वर्णन कहीं ना कहीं संविधान में होता है। असंवैधानिक उसको कहते हैं जिसके होने से संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है। ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक उसे कहते हैं जिसका वर्णन संविधान में होता है या संविधान के अनुसार है। असंवैधानिक उसे कहते हैं जिसका वर्णन संविधान में नहीं होता है और उसके होने से संविधान के किसी ना किसी प्रावधान का कोई ना कोई उल्लंघन अवश्य होता हो, उसे कहते हैं हम असंवैधानिक। संविधानेतर उसे कहते हैं जिसका वर्णन तो संविधान में नहीं है लेकिन उसके होने से संविधान के किसी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं होता है, उसे कहते हैं हम संविधानेतर। यहां पर इसको जरा इंग्लिश में जानिएगा आप लोग। संविधानेतर का मतलब होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक का मतलब होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, योजना आयोग जो बना, ये जो योजना आयोग बना, ये योजना आयोग कैसी संस्था थी? एक संविधानेतर संस्था थी। कैसी संस्था थी? एक संविधानेतर संस्था थी, मतलब कि संविधान में वर्णन नहीं है लेकिन इसको बनाया गया। अब योजना आयोग को बनाया कैसे गया, हम यहां बात कर रहे हैं कि कैसे योजना आयोग से नीति आयोग आया। ठीक है, बेसिकली हमें फोकस करना नीति आयोग पर ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नियोजन को हम ब्रॉड करते हैं। दरअसल योजना आयोग क्यों आया? मैंने अभी कहा कि समेकित विकास के लिए, सतत विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें एक ऐसे आयोग की जरूरत होती है जो नियमित रूप में विकास के बारे में कार्य कर सके, विकास से संबंधित नियोजन कर सके, क्योंकि विकास ही वह कह सकते हैं कि सरकारों की उपलब्धि होती है जिसके आधार पर आप सरकारों की उपलब्धियां या सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों का मापन करते हैं आप। दरअसल उपलब्धियां विभिन्न आधारों पर मापी जाती हैं, लेकिन किसी भी देश का विकास ही वास्तविक उपलब्धि माना जाता है। यहां पर एक संवैधानेतर संस्था के तौर पर 1952 में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? एक संस्था बनाई गई, योजना आयोग। दरअसल योजना आयोग का जो पहला काम रखा गया वो रखा गया नियोजन करना, विकास ही संबंधित कार्यों के लिए नियोजन करना। अब ये नियोजन होता क्या है? दरअसल किसी भी देश में संसाधन असीमित नहीं होते हैं, वास्तव में सीमित संसाधन होते हैं। आप कह सकते हैं कि सीमित संसाधनों का देश के विकास के लिए निर्धारित सीमा के अंतर्गत, सीमित संसाधनों का विकास के लिए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बेहतर उपयोग किया जाना ही क्या होता है? नियोजन होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नियोजन भूतकाल के अनुभवों से प्राप्त किंतु भविष्य में किया जाने वाला भूतकाल के अनुभवों से प्राप्त किंतु भविष्य के लिए किया जाने वाला कार्य वर्तमान की क्रिया होती है। मतलब हम जो पिछले वर्षों से अनुभव लिए रहते हैं और भविष्य के लिए योजनाएं बना रहे होते हैं, लेकिन योजनाएं कब बन रही होती हैं? वर्तमान में बन रही होती हैं। यानी फिर से बार कह सकते हैं कि भूत के अनुभवों से प्राप्त किंतु भविष्य के लिए की जाने वाली वर्तमान क्रिया ही क्या होती है? नियोजन होती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि नियोजन का संदर्भ होता है क्या किया जाना है और कैसे किया जाना है। क्या किया जाना है मतलब कौन सा कार्य किया जाना है और उस कार्य को कैसे किया जाना है, इसी के आधार पर क्या होता है। ऐसा नहीं होता है कि क्या किया जाना है, पुल बनाना है, कैसे बनाना है, ऐसा बनाना है 4 दिन बाद गिर जाए, तो ऐसा नहीं बनाना है। यह विकास नहीं हुआ, यह नियोजन नहीं हुआ। नियोजन प्रॉपर वे में होता है। एक घटना एक अलग चीज होती है, पर घटना की अगर पुनरावृत्ति होती है तो इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, और जनता उससे प्रभावित होती है। नियोजन देश को आगे प्रॉपर नियोजन देश को आगे बढ़ाता है, लेकिन इम्प्रॉपर नियोजन, इम्प्रॉपर प्लानिंग देश को हमेशा पीछे ले जाती है। ठीक है, अब नियोजन चूंकि बहुस्तरीय होता है, मैंने कहा कि नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, तो संघ सरकार भी काम करेगी और राज्य सरकार भी काम करेगी। जाहिर सी बात है कि इसमें केंद्र और राज्यों दोनों की भूमिका है। लेकिन समस्या कहां पे आई? दरअसल ये जो योजना आयोग था, ये योजना आयोग जो है वो सोवियत संघ को ध्यान में रख करके बनाया गया था। ये जो योजना आयोग है ये सोवियत संघ को, तत्कालीन सोवियत संघ को ध्यान में रख करके बनाया गया था। ठीक है, लेकिन जो सोवियत यूनियन था, आप जानते हैं मिखाइल गोर्बाचोव के समय में
सोवियत संघ का विघटन हो गया। बोरिस एल्सिन ने खुद यह घोषणा की थी कि अब सोवियत संघ का समाजवादी किला भरभरा करके गिर गया है। ठीक है, अब जब सोवियत संघ स्वयं ही विघटित हो गया तो उसकी समाजवादी संकल्पना भी विघटित ही हो गई थी। देश में अब यानी योजना आयोग के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, एक वर्षीय योजनाएं बनाई, ठीक है, बहुवर्षीय योजनाएं बनाई। उनके माध्यम से हमने एक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया और देश ने ठीक ठाक विकास किया, लेकिन हमारी विकास की रफ्तार गड़बड़ हुई। क्यों? क्योंकि हमने बदलाव नहीं किया। बदलाव किसने किया? बदलाव यहां पर नहीं हुआ। 1990 के समय हमारा और चाइना का लगभग विकास बराबर पर था, लेकिन उसी के बाद से हम अपनी रफ्तार को बनाए नहीं रख पाए, जबकि वो हमको क्रॉस कर गया और वो क्रॉस करता ही रहा और हम उसकी रफ्तार से बहुत पीछे रह गए। जाहिर सी बात है कि हमें एक तीव्र विकास की जरूरत थी। नए प्रकार के विकासीय मॉडल जो सिंगापुर ने अपनाया, जो जापान ने अपनाया, जो कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपनाया, साउथ कोरिया ने अपनाया। आप खुद देखिए, दो भाई नुमा देश, चाहे वो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश हो, चाहे वो साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया हो, उत्तर कोरिया कहां रह गया और साउथ कोरिया कहां चला गया। जाहिर सी बात है कि नियोजन के जो मॉडल होते हैं, जो डेवलपमेंट के मॉडल होते हैं, वे कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यहां पर योजना आयोग बनाया गया, योजना आयोग काम भी कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी योजना आयोग में कि योजना आयोग पर एक केंद्रीकृत संस्था होने का आरोप लगता था। उस चीज को दूर करने के लिए एक बनाई गई राष्ट्रीय विकास परिषद। आप नाम सुने होंगे इसका, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। एनडीसी में क्या किया गया? राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी स्थान दिया गया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया कि योजना आयोग के द्वारा बनाई गई इस योजनाओं को जब तक राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमति नहीं देगी, तब तक ये जो है कोई भी योजना अंतिम मानी नहीं जाएगी। लेकिन वास्तव में राष्ट्रीय विकास परिषद में था क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं उनको शामिल किया गया था। लेकिन होता क्या था कि राष्ट्रीय विकास परिषद में के बैठक में मुख्यमंत्री आते थे, 10 मिनट का स्पीच देते थे और योजनाओं पर साइन करके चले जाते थे। यह योजनाओं का अनुमोदन नहीं हुआ, इसे खाना पूर्ति कहते हैं। विवाद तब गहराया जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता साहिबा ने मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया था और उन्होंने कहा कि जब हमें बोलने का भी केवल 10 मिनट का लिमिटेड टाइम का अवसर दिया जा रहा है तो हमारे तमिलनाडु से दिल्ली आने का मतलब क्या रह गया। यह विवाद गहराया और उस बैठक में, याद रखना, उस एनडीसी की बैठक में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। बेहतर कार्य के लिए उनको जाना भी जाता था। हुआ ये कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई तो ये योजना आयोग पर केंद्रीकृत संस्था या केंद्र की ओर झुकी होने वाली संस्था के तौर पर जो आरोप लगते थे, उस आरोप को इन्होंने समझा और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब सरकार बनी है इनकी मई 2014 में, पर जो पहला काम इन्होंने किया, जिसको आप कह सकते हैं कि आप उस काम में गिन सकते हैं इनके जो कहीं ना कहीं काया पलट करने वाले कामों में रहा हो, या कह सकते हैं सीधे आपको डाउन को अप करने वाला रहा हो, तो वो था नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति हिंदी वाली नीति है पर इसको अंग्रेजी में पढ़िएगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये बनाया गया। कब बना? 1 जनवरी 2015 को बना। कब बना ये? 1 जनवरी 2015 को बना। और मैं इससे संबंधित एक घटना बता रहा हूं आपको। मैं उसमें दिल्ली में ही था, उसी रोड से मैं क्रॉस किया था लगभग कुछ देर पहले, तो वहां पर योजना आयोग का बोर्ड लगा था। उधर से लगभग 6-7 घंटे बाद मैं वापस आ रहा था, बारिश भी हो रही थी, मुझे याद है ठंडी का खूब महीना था, तो गाड़ी से मैं आ रहा था, देखा तो मैंने अचानक से उस बिल्डिंग पर यह नया बोर्ड लगा था, तो वहां नीति आयोग लिखा हुआ था। संस्थाएं ऐसे बदलती हैं, ऐसे ही बनती हैं। बहरहाल 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया। इस नीति आयोग के गठन का जो वास्तविक उद्देश्य था
वो ये था कि इसमें जो केंद्रीय की संस्था होने का आरोप लगता है किसके ऊपर, योजना आयोग पर, उसके आरोप को खत्म किया जाए और जो योजना आयोग में कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। अब ये कमी दूर कैसे होगी? केवल नाम बदल देने से तो कमी दूर नहीं होगी। योजना आयोग जैसे काम करता था बिल्कुल उसके उलट काम करने के लिए क्या किया गया, नीति आयोग को बनाया गया। अब नीति आयोग जो था उसको समझिए, क्या था नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग देखिए, नीति आयोग में क्या रखा गया, जैसे योजना आयोग में एक अध्यक्ष था, यहां पर भी एक अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है, यहां पर भी वही रखा गया। इसके साथ साथ यहां इसमें उपाध्यक्ष रखा गया, उसमें भी उपाध्यक्ष होता था, यहां भी उपाध्यक्ष, लेकिन एक नया पद सृजित किया गया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो था, इसका जो कार्य था वो बिल्कुल उपाध्यक्ष के साथ मिल करके किस प्रकार से योजनाओं को बनाया जाए कि राज्यों के लिए भी समस्या नहीं हो। लेकिन फिर भी राज्यों की समस्या हो सकती थी। क्यों हो सकती थी? क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद में भी राज्यों को शामिल किया जाता था, लेकिन राज्यों को शामिल करने के लिए केवल वो खानापूर्ति होती थी। यहां पर क्या किया गया इनमें कि योजनाओं के निर्माण के आरंभिक चरण में ही राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को शामिल कर लिया गया। क्या किया गया इसमें? एक संचालन परिषद बनाई गई। इस नीति आयोग के 5 अंग बनाए गए और इस 5 अंगों में जो एक पहला अंग था वो थी संचालन परिषद यानी स्टीयरिंग काउंसिल। स्टीयरिंग काउंसिल, इस स्टीयरिंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को शामिल किया गया। इसमें 2 अंशकालिक सदस्य, यानी वो प्रॉपर टेन्योर के लिए नहीं बल्कि कुछ समय के लिए ही उनको मेंबर बनेंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर आएंगे नए लोग, फिर रहेंगे मेंबर, उनको शामिल किया गया। 5 पूर्णकालिक सदस्य, इन तीनों के अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलावा 5 पूर्णकालिक सदस्य यानी ये 8 लोग हो गए, ये प्रॉपर वे में काम करेंगे। 4 और एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, वास्तव में ये हैं कौन? ये एक्स ऑफिसियो मेंबर। ये पदेन सदस्य कौन है? वास्तव में हैं ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लेकिन 4 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री लगभग टाइम पर इसमें नीति आयोग में बने रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 एक्सपर्ट या 2 से अधिक एक्सपर्ट, मिनिमम क्या रखा गया? मिनिमम 2 एक्सपर्ट रहेंगे, उससे ज्यादा 2, 4, 5, 10, 15 डिपेंड करता है किस किस प्रकार की योजनाएं बनाई जानी हैं। और उन योजनाओं के वे जो जानकार लोग हैं जिन्होंने, इनको हम स्पेशल इनवाइटी मेंबर्स कहते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य जो है कहते हैं, ये अपने क्षेत्र के मास्टर होते हैं, जो विशेष काम कर चुके हैं उस क्षेत्र में, उनकी विशेष उपलब्धियां रही हो उस क्षेत्र में, उनको शामिल करने के लिए इसमें रखा गया। यानी कुल मिलाकर के नीति आयोग में 5 अंग बनाए गए। इन 3 के अलावा संचालन परिषद, 2 अंशकालिक सदस्य, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य को इसमें रखा गया। अब नीति आयोग बन गया। अब नीति आयोग और योजना आयोग की अगर हम तुलना करें, ये दोनों में क्या अंतर है और कौन बेहतर है, दरअसल तुलना की बात नहीं होती है, बात होती है कार्य के, वर्क परफॉर्मेंस की। योजना आयोग जब बना तो उसमें देश की स्थिति कुछ और थी। योजना आयोग ने अपने समय में बेहतर काम किया, वह उसकी आवश्यकता थी, लेकिन समय परिवर्तनशील होता है, समय बदलता है, सोच बदलती है, प्रक्रिया बदलती है, योजनाएं बदलती हैं, नियोजन बदलता है। अगर यह नहीं बदलता तो परिणाम भी नहीं बदलते और यह बदलना आवश्यक होता है। यहां पर भी सरकार ने अपने हिसाब से यहां पर परिवर्तन किया। अब इसके परिवर्तन करने से जो पहली समस्या दूर होगी वो क्या होगी, समझिएगा। योजना आयोग पर जो आरोप लगता था कि वह केंद्र की संस्था है और उसका झुकाव जो है केंद्र की तरफ है और केंद्र के द्वारा बनाई गई योजनाओं को कहीं ना कहीं राज्यों पर लादा जाता है, थोपा जाता है, इसके माध्यम से सबसे पहले उसको दूर किया गया। क्यों दूर किया गया? वहां पर राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं का अनुमोदन करती थी, जबकि यहां पर संचालन परिषद जो बनाई गई वह योजना के निर्माण के
प्रारंभिक चरण में ही है, यानी योजनाओं पर पर्याप्त डिस्कशन होगा, पर्याप्त चर्चा होगी, बहस होगी, और उसके बाद अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी आवश्यकताएं होंगी, उस हिसाब से संचालन परिषद योजनाओं का अनुमोदन करेगी। यानी योजना के निर्माण में, यानी नियोजन के आरंभिक चरणों में ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को शामिल कर लिया गया। तो पहली समस्या तो यहां दूर हुई, वो क्या, जो केंद्रीकृत संस्था होने का आरोप लग रहा था योजना आयोग पर, वो समाप्त किया गया। दूसरा यह था कि इसके ऊपर यह आरोप लगता था योजना आयोग के ऊपर कि योजना आयोग अपने हिसाब से योजनाएं बनाता है और सभी राज्यों पर थोप देता है, एक जैसी योजनाएं बनाता है और सभी राज्यों को उसको लागू करना होता है। जैसे मनरेगा है, मनरेगा जो है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, यहां के लिए बहुत बढ़िया योजना थी, लेकिन मनरेगा वही परिणाम हरियाणा में नहीं दे सकी, वही परिणाम पंजाब में नहीं दे सकी, क्योंकि वहां की परिस्थितियां दूसरी थी। दरअसल नीति आयोग ने यह व्यवस्था बनाई ही कि हम अलग अलग राज्यों की आवश्यकता के अनुसार योजनाएं बनाएं। इससे क्या होगा कि योजनाएं थोपी नहीं जाएंगी, बल्कि योजनाएं स्वीकार की जाएंगी, आवश्यकता के अनुसार स्वीकार की जाएंगी, और अगर किसी राज्य की आवश्यकता के अनुसार योजना बनी है तो ही वह बेहतर परिणाम भी दे सकती है, अदरवाइज वह बेहतर परिणाम कभी दे नहीं पाएगी। ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि इसमें एक ये भी था कि भाई नीति आयोग के साथ साथ एक और चीज बनाई गई, प्रधानमंत्री ने इसमें एक क्षेत्रीय परिषद के गठन की बात कही, और उसमें कहा कि अगर कोई 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का कोई विवाद होगा, तो चाहे जिस प्रकार का विवाद होगा, राज्य के मुख्यमंत्री या उन प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होंगे वे उस क्षेत्रीय परिषद में शामिल होंगे और आपस में मिल बैठ करके स्थानीय मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो यह भी इसके साथ दूर किया गया। इसके अलावा यह भी हुआ कि भाई बजट जैसे होता है, अक्सर योजना आयोग पर आरोप लगता था कि यह राज्यों के साथ भेदभाव करता है। जहां पर केंद्र की दल वाली सरकार रहती है वहां पर वो पैसे का, वित्त का आवंटन ज्यादा कर देता है, और जहां पर जो है ऐसा नहीं होता वहां वित्त का आवंटन कम करता है। वित्त के आवंटन, याद रखिएगा, आवंटन करता नहीं है, करता आवंटन वित्त आयोग है। यह एक सलाहकारी संस्था है, एडवाइजरी बॉडी है। योजना आयोग भी क्या था, एक सलाहकारी संस्था थी। नीति आयोग भी एक सलाहकारी संस्था ही होती है। सलाहकारी संस्था का मतलब यह होता है कि वह सरकार को अपनी सिफारिश करेगी। सरकार सिफारिश माने या ना माने, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो यहां पर जो योजना आयोग पर आरोप लगता था उसको दूर किया गया। क्या किया गया कि अब नीति आयोग यह कोशिश करेगा कि जो राज्यों को जिस प्रकार से अनुदान मिलना चाहिए, अलग अलग राज्यों को, यानी उनकी आवश्यकता, उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता और मांग के बीच में समन्वय बना करके राज्यों को धन आवंटित किया जाएगा। उससे एक समस्या और दूर हो जाती है, क्या कि दरअसल देखिए, राज्य अक्सर ये चाहता है, 3 प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है अनुदान, एक होता है कर्ज और एक होता है सहायता। अनुदान जो होता है वो राज्य को जो दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको किसी प्रकार से वापसी नहीं होती है, तो एक तरह से अनुदान है, ग्रांट है, वो दी जाती है। लेकिन एक होता है कर्ज, जिसको कहते हैं लोन। लोन पर ब्याज ली जाएगी, लोन पर ब्याज लिया जाएगा। अब ब्याज कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन जो केंद्र सरकार राज्यों को देगी वो उस पर ब्याज लेगी। और तीसरी होती है सहायता। सहायता में भी ब्याज लिया जाता है, लेकिन बहुत कम ब्याज लिया जाता है। राज्य अक्सर चाहता है कि हमें कर्ज मत दीजिए, सहायता मत दीजिए, अनुदान दे दीजिए। और योजना आयोग अक्सर ऐसा करता था कि किसी राज्य को जितना अनुदान मिल दिया जाना है उससे ज्यादा अनुदान दे दिया करता था। स्पेशली कुछ राज्यों के संदर्भ में मनमोहन सिंह सरकार जब थी तो बड़ा तगड़ा उन पर आरोप लग रहा था। ठीक है, आरोप तो लगता रहता है, राजनीतिक आरोप रहते हैं, सच क्या है झूठ क्या है ये हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन पर आरोप लगता था। ऐसा नहीं कि नीति आयोग पर आरोप नहीं लगेगा या नहीं लग रहा है, नीति आयोग पर भी आरोप लग रहा है। वो भी पश्चिम बंगाल से ही आया है और राज्यों से आया है। अक्सर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो नीति आयोग पर आरोप लगाते हैं, लेकिन काफी हद तक उन आरोपों को, उन मामलों को कम करने की कोशिश जरूर की जाती है। ठीक है ना। तो इसमें अब इसमें क्या हुआ
कि जब केंद्रीय की संस्था ना हो करके एक तरह से है तो केंद्र की तरफ ही झुकी, लेकिन इसके बावजूद भी ये पूरी तरह से केंद्र की संस्था न होकर के अलग प्रकार की संस्था जब बन गई, जिसमें आरंभिक चरण में ही संचालन परिषद के तौर पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल कर लिया गया, तो उससे एक चीज सीधे इसका फायदा हुआ कि जो केंद्रीय की संस्था होने का आरोप था वो कम हो गया। ऐसी योजनाएं बनेंगी जो राज्यों में और केंद्रों के बीच में समन्वय का परिणाम होगी, और इस संस्था के होने से सबसे बड़ा फायदा होता है क्योंकि नियोजन के आरंभिक चरणों में शामिल किया गया है इनको, तो हमेशा याद रखिएगा, एक होता है आप नियोजन करके और फिर अगले को कहें आप इस पर काम करिए, यानी प्लान करके फिर कहें अगले को आप इस पर काम करिए। एक होता है जब आप प्लान कर रहे हो तो ही उनको शामिल कर लीजिए, तो जाहिर सी बात है काम के प्रति प्रतिबद्धता उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका परिणाम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपने पहले से ही यह रिकमेंडेशन की हुई है, पहले से ही आपने यह स्वीकार किया है कि इस योजना को हम ऐसे बनाएंगे, और अगर ऐसे योजना बन गई है तो उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको नियोजन के उसमें बताया आपको, ठीक है। बहरहाल मैंने बताया कि नीति आयोग किस लिए आया, कब आया, क्या बताया। योजना आयोग में अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, इसके अलावा एक उपाध्यक्ष होता था। यहां पर भी अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री ही होता है, यहां पर भी उपाध्यक्ष होता है, लेकिन साथ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात संकल्पना की गई। जो एनडीसी थी उसको समाप्त करके संचालन परिषद बनाई गई। नीति आयोग कब बना ये मैंने आपको पहले बता दिया था, कब बना, 1 जनवरी 2015 को बना, ठीक है। और योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग 1952 में बना था, और राष्ट्रीय विकास परिषद भी 1952 में ही बनी थी, ठीक है। तो ये हमने आपको मेन चीज इसके बारे में बताई, ठीक है। तो नियोजन समझा आपने, इसके बाद फिर हम लोग किसी अच्छे वीडियो पर मिलेंगे। थैंक यू।